हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। आज हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 15 11th क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 13 चैप्टर्स 1 to 13 मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ 11th क्लास के CBSE की बुक के। चैप्टर 14 जो है मैथमेटिकल रीजनिंग, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने वो आपका छोड़ दिया है। अब हम चैप्टर 15 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। इसके बाद हमारे 2 चैप्टर्स और रह जाएंगे। उन 2 चैप्टर्स को ख़त्म करके फिर हमारा 11th का टोटल सिलेबस ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद 11th के मैं आपको बीच बीच में छोटी छोटी क्लासेस कुछ क्वेश्चंस करवाता रहूँगा, वो आपके फ़ायदे में। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना हो, कुछ भी डाउट पूछना हो, तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। आज मैं स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करूँ, मेरा आपसे निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ साथ बेल बटन भी दबाते जाएं। जो बच्चे नए आए हैं वो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पुराने बच्चों ने तो शायद सब्सक्राइब कर भी रखा है, कुछ ने जिन्होंने नहीं किया पुराना में, वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और नए बच्चे भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बेल बटन तो ज़रूर दबा दें। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स कोई ये आपने लगभग 9th और 10th में थोड़ा सा इसका बेसिक आपने सीखा था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। आज मैं स्टैटिस्टिक्स आपको बिल्कुल ही स्टार्टिंग से करवाऊंगा, बेस से करवाऊंगा। 9th 10th में जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें थोड़ा सा मैं इसका थ्योरेटिकल पोर्शन करवाऊंगा, और थ्योरेटिकल पोर्शन करवाने के बाद फिर जो आपने 10th में पढ़ा था उस 10th का थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा, और फिर मैं 11th में जो सिलेबस है फिर उसकी तरफ मैं प्रोसीड करूंगा। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आपको क्लास में बैठने के बाद स्टैटिस्टिक्स एकदम समझ में आ जाए दिमाग में कि हाँ, ये स्टैटिस्टिक्स होता है। ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी डाटा कलेक्ट करें और उस डाटा से हम कुछ इंफॉर्मेशन डिराइव करें, निकालें। वो हमारे लिए बहुत काम की इंफॉर्मेशन होती है। उस इंफॉर्मेशन से हम फ्यूचर में प्लान्स बना सकते हैं। फ्यूचर में कोई हमें पास्ट डाटा के हिसाब से हम आगे फ्यूचर के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं, या हमें कोई हिस्टोरिकल डाटा दिया हुआ है, उस हिस्टोरिकल डाटा से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस डाटा में आपकी क्या क्या उसमें कमियां थी और क्या क्या उसकी खूबियां थी। उन खूबियों को तो हम अपना लेंगे, और जो कमियां होंगी उन कमियों को हम आगे आने वाले समय में उसको ठीक कर लेंगे। और इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक कर लेंगे हम फ्यूचर में जो भी काम आगे करने जा रहे हैं, इस डाटा के बेसिस पर हम जो है आगे अपना डाटा जो है वो क्रिएट करेंगे। अब इसमें सबसे पहले मैं लिख रहा हूं पर्पसेस। स्टैटिस्टिक्स के पर्पसेस क्या होते हैं? पर्पस क्या होते हैं मतलब स्टैटिस्टिक्स क्यों की जाती है। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के पर्पसेस क्या होते हैं वो मैं आपको यहां पर लिखवाने जा रहा हूं। ठीक है। सबसे पहला पर्पस होता है इसका टू गेट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये इसका हमारा पर्पस होता है। सबसे पहला पर्पस होता है गेट इंफॉर्मेशन। ठीक है। और सेकंड हमारा होता है मेक डिसीजंस। अब जो हमने डाटा कलेक्ट किया उससे हम इंफॉर्मेशन लेंगे, और उस इंफॉर्मेशन से हम डिसीजंस अपने ले पाएंगे। और एक होता है नेक्स्ट प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर के हिसाब से हम प्रेडिक्शन कर सकें, हम ये जान सकें, और उसके जो यहां खामियां थी, जो डिसीजंस हमारे यहां गलत हो रहे थे, उसके बेसिस पर हम जो है फ्यूचर में प्लानिंग कर सकते हैं। और एक और इसमें है टू अंडरस्टैंड
रिस्क्स, मतलब इस डाटा से फ्यूचर में हमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, मतलब जो हमारा डाटा बनेगा, जो हम उसका डिसीजंस लेंगे, जो हमारी इंफॉर्मेशन आएगी, उस इंफॉर्मेशन से अगर हमें फ्यूचर में कोई रिस्क होने वाले होंगे तो उन रिस्क को भी हम पहले से ही पहचान लेंगे। और एक आखिरी होता है टू कंडक्ट रिसर्च। इस डाटा के बेसिस पर हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके और हम नई नई चीजों का इन्वेंशन करेंगे। ये जो है पूरा स्टैटिस्टिक्स के 5 पर्पसेस हैं, ठीक है। अब हमें इंफॉर्मेशन लेने के लिए, अब स्टैटिस्टिक्स को हमें पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अब वो जो है उसके यहां पर अगला टॉपिक है हमारा स्टेप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मतलब स्टैटिस्टिक्स को करने के हमारे स्टेप्स क्या क्या हैं वो अब मैं यहां पर आपको लिखवाने जा रहा हूं। क्या क्या? सबसे पहला स्टेप, आपको डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। डाटा हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को हमें कलेक्ट करना है। कहां से कलेक्ट करेंगे? मतलब जिस भी चीज की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, मान लो, अब मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपकी क्लास में अगर मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, उन 50 स्टूडेंट्स में से लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, लड़कों में इतनी हाइट किस किस की कितनी है, लड़कियों की हाइट किस की कितनी है, लड़के कौन कौन सी यूनिफॉर्म पहनते हैं, लड़कियां कौन सी यूनिफॉर्म पहनती हैं, लड़कों की एज क्या है, लड़कियों की एज क्या है, लड़कों की मैक्सिमम एज क्या है, मिनिमम एज क्या है, लड़कियों की मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन। और एक और इसमें हम डिटेल कर सकते हैं कि बच्चों के मार्क्स का भी हम डाटा बना सकते हैं कि क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 50 तक लिख के उनके आगे उनके नंबर्स लिख लें। उन नंबर्स में फिर हम देखें कि हमारे पास नंबर्स जितने आए, उन नंबर्स में से एवरेज नंबर्स कितने हैं, ठीक है। मान लो एक के 5 नंबर आए, एक के 7 नंबर आए, एक के 6 नंबर आए और एक के 7 नंबर आए, तो इन तीनों का एवरेज क्या बनेगा। ये सारी चीजें हम जो है इस डाटा को कलेक्ट करके ही निकाल सकते हैं। ये जो है हमारा पहला स्टेप हुआ। और दूसरा स्टेप होता है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसको रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंट करना, कैसे रिप्रेजेंट करना, ये मैं अभी आपको आगे बताता हूं। तीसरा स्टेप है हमारा समराइजेशन, समराइज, ठीक है। और एक स्टेप है हमारा आगे, 5 स्टेप्स है इसमें भी, और फिर है इंटरप्रिटेशन। सबका मीनिंग मैं अभी अलग अलग बताऊंगा। इंटरप्रिटेशन, ठीक, ये इंटरप्रिटेशन हुआ। फिर एक लास्ट वाला इसका हुआ एनालिसिस। एनालिसिस, उसको एनालाइज करना, ठीक है। इंटरप्रिटेशन करना और एनालाइज करना। अब पहले हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, उस डाटा को एक फॉर्मेट में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। वो फॉर्मेट्स क्या होते हैं मैं अभी आपको यहां पर बताऊंगा। फिर उन डाटा का समराइज, मतलब हमने उनका टोटल कर लिया। समराइज का मतलब टोटल करना होता है। फिर इंटरप्रिटेशन, उससे हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं कि इसमें से इस समराइजेशन का, इस रिप्रेजेंटेशन का हमारा रिजल्ट क्या निकला। वो जो रिजल्ट निकला, उस रिजल्ट के बेसिस पर हम ये इंफॉर्मेशन निकाल ली, डिसीजंस मेक कर लिए, फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट कर लेंगे। ये सारी चीजें हम इस बेसिस पे कर लेंगे। फिर एनालिसिस, फिर हम एनालिसिस करके इंफॉर्मेशन ले ली, हम इस इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस से हम डिसीजंस इजीली कर पाएंगे। फिर फ्यूचर के लिए हम प्रेडिक्शंस कर चाहेंगे। कोई फ्यूचर में उससे अगर हमें कुछ रिस्क हो रहा होगा तो उस डाटा को हम मैनेज अपने हिसाब से कर लेंगे। और फिर अगर कोई रिसर्च करनी होगी तो उस पर रिसर्च भी कर लेंगे।
ये जो है आपके स्टेप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में आपके पर्पसेस और स्टेप्स ऑफ, पर्पसेस में मतलब हमारा स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ पर काम आता है, पर्पसेस का मतलब ये हुआ, और स्टैटिस्टिक्स में हम कैसी कैसी कैलकुलेशंस करते हैं, वो कैलकुलेशंस करने के लिए हमारे पास ये स्टेप्स हैं। अब डाटा जो होता है वो दो तरह का डाटा होता है। डाटा जो होता है हमारे पास दो तरह का डाटा होता है, एक रॉ डाटा होता है और एक ग्रुप्ड डाटा होता है। रॉ डाटा मतलब कहने का कि 50 के 50 स्टूडेंट्स, अगर मान लो मैं कहूं कि 50 के 50 स्टूडेंट्स का मैं मार्क्स लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या करेंगे, हर बच्चे के पास जाएंगे, रोल नंबर 1 तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, रोल नंबर 2 तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, रोल नंबर 3 तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, या टीचर के पास एक लिस्ट होती है जब पेपर वो चेक करती है कि रोल नंबर 1 के साइंस में कितने नंबर हैं, मैथ्स में कितने नंबर हैं, इंग्लिश में कितने नंबर है, हिंदी में कितने नंबर हैं और सोशल स्टडीज में कितने नंबर है, वो सारे नंबर्स की लिस्ट होती है उस, और वो आपकी एक टीचर जो है वो या तो साइंस की होगी या मैथ्स की होगी या एसएसटी की होगी या हिंदी की होगी, इंग्लिश की होगी, जो भी टीचर्स होगी, आपकी एक क्लास टीचर होती है जो क्लास टीचर सारी सब्जेक्ट की टीचर से लिस्टें लेती है, उन लिस्टों से फिर एक कंसोलिडेटेड लिस्ट बनाती है। तो वो जो है अब जब एक तो उन्होंने लिस्टें उनसे ले ली, जो लिस्टें उनसे ली वो हुआ रॉ डाटा, फिर उन्होंने उसको एक सीरियल में अरेंज किया तो वो कहलाएगा ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, अब फिर ये डाटा हमारा तैयार हो गया। अब डाटा तैयार होने के बाद रिप्रेजेंटेशन, उसको रिप्रेजेंट करने के भी हमारे दो तरीके हैं। वो दो तरीके क्या क्या हैं? वो दो तरीके हैं, एक तो है हमारा ग्राफिकल मेथड, ये आपने ग्राफिकल, और एक होता है टेबुलर। ठीक, एक ग्राफिकल होता है, एक टेबुलर होता है। ठीक है, अब यहां पर डाटा में, अब मैं अगर आपको बता दूं रॉ डाटा, ग्रुप्ड डाटा, अब यहां पर एक होता है आपका रॉ डाटा, दूसरा होता है आपका डिस्क्रीट डाटा, डिस्क्रीट, तीसरा होता है आपका ग्रुप्ड डाटा। ये तीन तरह के आपके डाटा होते हैं। इनको कैसे करते हैं ये हम आगे जाके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। आप एक चीज देखो कि मैं स्टैटिस्टिक्स का पहले आपको बिल्कुल ही स्टार्टिंग से करवा रहा हूं। मैं, आप भूल जाओ 10th में आपने कुछ पढ़ा हुआ है, वो यहां पर आप सारा का सारा मैं रिवीजन आपको करवाऊंगा। इस स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर पर मैं आपको कम से कम 5 या 6 क्लासेस दूंगा। उन 5 या 6 क्लासेस में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा। वो सारी चीजें आपको यहाँ पर, ये सब चीजें आपने शायद पढ़ी हुई हैं। अब रिप्रेजेंटेशन में दो तरह का है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ा हुआ है, कोई भी डाटा अगर आपको मिला तो उसमें आपके कौन कौन से चार्ट्स बनते थे? वो बनते थे, एक तो बनता था आपका हिस्टोग्राम, बार चार्ट, एक बनता था बार चार्ट, एक बनता था हिस्टोग्राम, एक बनता था पाई चार्ट, और एक बनता था आपका बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट और ओगिव। ये पता नहीं ओगिव आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, लेकिन ओगिव भी एक होता है। वो क्या होता है ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, शायद 12th में आपको ये शायद चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बार चार्ट और हिस्टोग्राम, ये शायद पाई चार्ट भी आपने शायद सीखा हुआ है। ये तीन आपने जो है 10th क्लास में किए हैं। ठीक है, फिर एक होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम वही दो चीजें होती हैं, एक डिस्क्रीट सीरीज की होती है, ग्रुप डाटा की होती है। मतलब हम रॉ डाटा को या तो डिस्क्रीट में कन्वर्ट करेंगे या ग्रुप्ड में कन्वर्ट करेंगे। इसको फर्दर हम यहां पर डिस्क्रीट और ग्रुप्ड डाटा में इसको कन्वर्ट करेंगे। ये जो है
हम इस तरह से ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि इनका मीनिंग क्या होता है। अब जब हमने टेबुलर फॉर्म में उसको ग्रुप कर लिया और एक जगह से टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद हम उसको समराइज करेंगे। समराइज करने का मतलब हम उन सबका टोटल करेंगे। टोटल कर लिया और टोटल करने के बाद फिर हम उस टोटल से और उस डाटा से इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमारे पास दो तरह के जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, वो हमारे वैल्यूज निकालने के जो है तरीके होते थे। इंटरप्रिटेशन में हम जो है कौन कौन से, इसमें जो एक हम निकालते हैं यहां पर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आप क्या चीजें निकालते थे? मीन, मीडियन और मोड। ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। यहां तक आपने जो है सारा का सारा 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। इससे आगे का टॉपिक मीन, मीडियन और मोड, ये आपको मोड का इसमें आपकी 11th क्लास में ज़्यादा यूज़ नहीं है। ज़्यादातर यूज़ आपका मीन और मीडियन का है। इन मीन और मीडियन का यूज़ करके हम इसके आगे के इंटरप्रिटेशन वैल्यूज निकालेंगे और उससे इंटरप्रेट करेंगे कि हमारा डाटा जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हमारा डाटा जो है वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है वो इससे हम देखेंगे कि हमारे डाटा का मीन क्या है। मीन का मतलब जो होता है वो होता है एवरेज। इन सबका मीनिंग वैसे एवरेज ही होता है। अगर देखा जाए तो ये एवरेज होता है। ये बिल्कुल एवरेज, एग्जैक्ट एवरेज मतलब सब, अगर 3 नंबर है 5, 6, 7, तीनों को जोड़ दूं 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। 3 आइटम्स हैं तो 3 से डिवाइड कर दूं। 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 डिवाइडेड बाय 3 कर दूं तो वो एवरेज आपकी 6 आ गई। मीडियन का मतलब होता है कि जो बिल्कुल ही मिडल में वैल्यू है, जो बिल्कुल उसके सेंटर में वैल्यू है, वो मीडियन होता है। और मोड का मतलब होता है कि वो आइटम जो एक डाटा में, एक रॉ डाटा में या ग्रुप डाटा में मैक्सिमम टाइम्स अकर हो रही है। मैक्सिमम टाइम्स जिसका वैल्यू आ रही है या जिसकी अकरेंस आ रही है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम मोड बोलते हैं। तो मीन, मोड, मीडियन। मीन का आपका सिंबल होता था, मीन का सिंबल आपका एक्स बार होता है, मोड का, मीडियन का सिंबल आपका एम होता है और इसका सिंबल आपका जेड होता है। मोड का आपका सिंबल जो है वो जेड होता है। ठीक है, एक और चीज है इसमें कि आपने शायद पता नहीं, मीन, मोड, मीडियन में एक रिलेशन होता है कि मीन, मोड, मीडियन में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। वो क्या रिलेशन है कि वो, अगर मैं कहूं कि z = मोड = 3 मीडियन - 2 मीन, ये एक फार्मूला होता है। पता नहीं 10th में आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन इस फार्मूले को अगर है तो इसको नया मान के चलो। आपको ये नए फार्मूले जो है, एक नया फार्मूला आपको पता लग गया। जिसको पता है वेरी गुड, नहीं पता है तो भी वेरी गुड। अब मैंने बता दिया तो वो वाले भी स्टूडेंट्स जो है इस नए फार्मूले को सीख लेंगे। ये जो है पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स का थ्योरेटिकल पोर्शन है। थ्योरेटिकल पोर्शन जो है इस तरह से हम इसको निकालते हैं। अब जब हम मीन, मोड, मीडियन निकाल लेंगे, फिर हम उस पे एनालिसिस करेंगे कि हमारी मीन की वैल्यू क्या आ रही है, हमारी मीडियन की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे मोड की वैल्यू क्या आ रही है। इन वैल्यूज से हम देखेंगे कि हमारा डाटा जो है वो कुछ कम पड़ रहा है या ज़्यादा पड़ रहा है, या डाटा को हमने और इंटरप्रेट
करना है। ठीक है, ये सारी करने के लिए इन सब का जो मेन पर्पस है हमारा, वो टू मेक फ्यूचर डिसीजंस। ये जो है मेन पर्पस है हमारा, हमारे को डिसीजंस लेने में हमारा स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। और दूसरा, रिसर्च करने में हमें ये डाटा जो है बहुत हेल्प करता है। ठीक है, और अगर कोई फ्यूचर में रिस्क होता है, उस रिस्क को भी ओवरकम करने के लिए हमें ये हेल्प करता है। ये सारा का सारा आपका स्टैटिस्टिक्स का जो है थ्योरेटिकल पोर्शन है। अब मीन, मोड, मीडियन के फॉर्मूले क्या होते हैं, पहले मैं आपको वो लिखवाऊंगा, उसके बाद फिर आगे आपके इसमें एक तो मैंने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिखवाया आपको। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो तो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हम 11th क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। वो क्या क्या होते हैं, वो 3 होते हैं उसमें होता है, एक होता है मीन डेविएशन, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और एक होता है वेरिएंस। ये 3 जो है आपके स्टैंडर्ड। अब इसमें क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी, ये इसको कैलकुलेट करने से हम जो एनालिसिस करते हैं कि इससे इनके बहुत सारे जो है कमियां हैं। वो क्या कमियां हैं कि इसमें हम सिर्फ एवरेज निकाल पाते हैं, इसमें जो है हम सिर्फ मिडल वैल्यू निकाल पाते हैं। लेकिन अगर डाटा में बहुत सारा डिफरेंस होगा और उसमें जो है डाटा में वेरिएबल्स जो है बहुत सारे चेंजेस होंगे, तो हमारे जो है ये काम नहीं आएंगे, तब हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का यूज करेंगे। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का यूज हमारा कहाँ पर होता है, जहां पर हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब इनका यूज करते हुए हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन निकालेंगे। मीन डेविएशन निकालेंगे मीन से, मीन डेविएशन निकालेंगे मीडियन से, और फिर हम देखेंगे कि हमारे मीन डेविएशन और मीन में क्या डिफरेंस आया। उस डिफरेंस से हम थोड़ी सी बेटर फिगर पे यहाँ पर आ पाएंगे, और जब बेटर फिगर पे आएंगे तो हमारे डिसीजंस भी बेटर होंगे, हमारा रिसर्च भी बेटर होगी, और हमारा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस भी बहुत बेटर होगा। ठीक है, ये सारा का सारा जो है हमारा स्टैटिस्टिक्स का मेन थ्योरेटिकल पोर्शन है। अब इसके बाद मैं आपको अगला जो टॉपिक है वो क्वेश्चंस जो है इसके मेन मोड मीडियन के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। वो क्वेश्चंस जो है करवाने के बाद फिर हम आगे ये जो मीन मोड मीडियन जो है ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, इसके बाद हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की तरफ मूव करेंगे। ये जो है आप एक बारी चार्ट अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इसमें मैंने आपको एक चार्ट के रूप में सब कुछ लिख के दे दिया, इसका आपका थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा का पूरा इस चार्ट में आ गया। पूरी की पूरी स्टैटिस्टिक्स जो है वो ये चार्ट है, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद तो हमने इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस और ये पर्पसेस को हमने सॉल्व करना है, पर्पसेस तक हमने जाना है। अब ये डाटा जो है मैं मिटाने जा रहा हूँ, इसके बाद अब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा स्टैटिस्टिक्स का खत्म हो गया। अब हम प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ मूव करेंगे। प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ अब हम यहाँ पर मूव जो करेंगे, यहाँ पर पहले जो है मैं यहाँ पर लिखूंगा मेजर्स ऑफ, यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, वो होता है हमारा मीन, मीडियन और मोड। ठीक, मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं,
मीडियन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोड को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस मीन मोड मीडियन में यहां पर अगर आपके पास रॉ डाटा है, डिस्क्रीट डाटा है और एक कंटिन्यूअस डाटा है, ये तीन तरह के आपके पास डाटा होते हैं। अब मीन, अगर रॉ डाटा आपके पास है, अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, साथ साथ इसके हिसाब से मैं आपको फार्मूले लिखवाऊंगा। एक क्वेश्चन है 6, 7, 10, 12, 13, 14, 13, 4, 8 और 12। ठीक, ये जो है आपका डाटा है। डाटा क्या है कि मैंने जो क्लास के 2, 4, 6, 8 स्टूडेंट्स का डाटा मैंने कलेक्ट किया और उन 8 स्टूडेंट्स के डाटा के मैंने मार्क्स यहां पर लिख लिए। अब वो कहता है कि मीन मार्क्स क्या हैं, तो मीन मार्क्स ये है, दिस इज कॉल्ड रॉ डाटा, दिस इज कॉल्ड रॉ डाटा। अब रॉ डाटा का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो है सिर्फ डाटा के नंबर्स गिवन है और कुछ भी नहीं गिवन, हमने ना डिस्क्रीट में गिवन है ना उसका कंटिन्यूअस में गिवन है। ठीक है, अब रॉ डाटा को हम क्या करेंगे, यहां पर एक फार्मूला होता है सिग्मा एक्स बाय एन, ये एवरेज का जो फार्मूला होता है। इस सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, सिग्मा आपने शायद सीखा होगा, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम, टोटल। सिग्मा का मतलब टोटल होता है, तो यहां पर x का टोटल, अगर मैं ये सारी आइटम्स x लिख लूं, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12। ठीक, सिग्मा x मतलब इसका टोटल करूं मैं, टोटल हुआ 6, 7, 6, 7, 13, 23, 35, 48 और 4, 52, 60 और 72। इसका टोटल आ गया आपका 72। और ये नंबर n, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 2, 4, 6 और 8, तो ये 8 है। तो ये हुआ आपका सिग्मा x इज इक्वल टू, ये x है, ये x है, ये आपका सिग्मा x हुआ। अब मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, सिग्मा x है 72 डिवाइडेड बाय n 8 है तो 9, इसका एवरेज जो है वो 9 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे कम नंबर वाला जो है 4 नंबर है, सबसे ज्यादा नंबर वाला जो है वो 13 नंबर है। तो 4 और 13 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, मतलब मैं कहूं कि 8 के 8 स्टूडेंट्स के अगर सबके नंबर 9 होते, इसके भी 9, 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 सबके 9 नंबर होते, तब भी टोटल 72 आता। ठीक है ना, तो ये एवरेज, इसका मतलब हर स्टूडेंट के कम से कम इतने नंबर हैं। ये जो है सिग्मा एक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब एक आता है मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, अब मीडियन इज इक्वल टू निकालने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, ये देखो, ये यहां पे मैं इसको मीन का फार्मूला यहां पे लिख देता हूं, x बार इज इक्वल टू 72/8 इज इक्वल टू 9। ठीक, ओके। अब यहां पर एक चीज और देखो कि मीडियन निकालने के लिए, अब मीडियन निकालने के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब इसको हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, या तो असेंडिंग में कर लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। सबसे पहले क्या है 4, उसके बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 12, फिर 13,
2 4 6 8 सारे के सारे हो गए। ठीक, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लो। यहां पर 13 12 12 10 8 7 6 4, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इस डाटा को, यहां पर हमने जैसे डाटा गिवन है वैसे का वैसा लिख लिया। यहां पर डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब मीन जो होता है, मीन इज इक्वल टू, ठीक है, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो क्या होगा, और इफ n इज इवन तो क्या होगा। ये मीन निकालने का फॉर्मूला है। ये आपने जो है सब 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। मैं जो है आज सिर्फ आपको 10th क्लास का रिवीजन करवा रहा हूँ। इसके बाद मैं इससे आगे की चीज़ें आपको करवाऊंगा, सिर्फ इतना ही करवाऊंगा। उसके बाद फिर आगे हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज जो है वो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम वैसे वैसे करते चले जाएंगे, मैं आपको समझाता चले जाऊंगा। आज मैं आपको अभी मैं आपको सिर्फ रॉ डाटा के बारे में बता रहा हूँ। अगर n ऑड है तो n प्लस वनथ आइटम, ठीक है, n प्लस वनथ आइटम बाय 2 इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, n प्लस 1 बाय 2th आइटम ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्या है, 2 4 6 8 है, ये इवन है। और अगर इवन हो तो क्या होगा कि इवन हो तो जो n बाय 2 प्लस n बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की जो आइटम होगी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपका जो है मीडियन हो जाएगा। अब ये यहां पर क्योंकि ये इवन है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। n बाय 2 का मतलब जितने नंबर है, 2 4 6 8, 8 नंबर है। n का मतलब n हेयर मीन्स मैं यहां पर लिख दूं n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ डाटा, कितना डाटा है आपके पास। अब n जो है यहां पर 8 है तो 8 बाय 2 प्लस दैट इज 8 बाय 2 प्लस 9, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2 का जो आइटम आएगी वो वाली, तो ये आया 4th प्लस 5th आइटम का एवरेज। 4th और 8 बाय 2 4th हो गया, और 8 बाय 2 4 प्लस 1 ये 5 हो गया। तो 4th और 5th आइटम का टोटल, 4th आइटम 1 2 3 4, 4th आइटम 12 है और 5th आइटम 13th है। तो यहां पर 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 25 बाय 2 और 12.5 इज इट्स मीडियन। मोड इसका मीन आया 9 और मोड आया मीडियन आया 12.5, ठीक है। तो यहां पर ये जो है ये फार्मूले इसके आपके मीडियन के फार्मूले हो गए दो, ये दोनों फार्मूले आपके मीडियन हैं। और मोड क्या होता है, नेक्स्ट आइटम विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, और आइटम अकरिंग मैक्सिमम टाइम्स। मैक्सिमम टाइम्स जो, अब इस डाटा में कौन सी आइटम जो है ज्यादा बार, 4 एक बार आ रहा है, 6 एक बार आ रहा है, 7 एक बार आ रहा है, 8 एक बार आ रहा है, 10 एक बार, 12 जो है 2 बार आ रहा है, 12 2 बार आ रहा है, बाकी सारे एक एक बार है। तो यहां पर मोड जो है वो z इज इक्वल टू 12 हो गया। ये जो है आपका
2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपका मोड हो गया। ठीक है, तो ये आपका मीन, मोड और मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें एक और मैंने फॉर्मूला बताया था कि मोड इज ऑलवेज इक्वल टू 3m माइनस 2 मीडियन होता है, 3m माइनस 2 मीन होता है। अब यहां पर ये 12 है, ये 3 इंटू मीडियन आपका 12.5 है, माइनस 18 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं निकालूं तो ये इससे जो है हमारा बराबर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हमें z नहीं पता तो हम इस फॉर्मूले से z को निकाल सकते हैं। ये जो है हमारा मीन मोड निकालने का एक फार्मूला हुआ। अब इसमें जो है, अगर ये तो डाटा जो है बहुत नजदीक है, अगर मैं एक और डाटा लूं जिसमें कि बहुत सारे डाटा जो है वो इधर उधर हो रहे हैं, अब जैसे एक बहुत बड़ा डाटा लूं, एक डाटा मैं और लेता हूं यहां पर, लेट अस टेक वन मोर डाटा, उससे फिर मैं आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की तरफ हम मूव करेंगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हम कैसे निकालते हैं फिर हम वो सीखेंगे, और उसके बाद फिर हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 15.1 जो है उससे पहले बहुत सारी चीज़ें जो कंसेप्ट्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं, उसके बाद फिर हम आगे इसके चलेंगे। ठीक है, अब एक अगर मैं और डाटा लूं, एक डाटा और है 27872787 6179 6179 10527 10527 8761 8761 7979 10 और 5। ठीक, अब यहां पर कौन कौन से दो नंबर्स हैं? एक तो देखो 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 4, अगर मैं सारे लिख लूं 1 से 10 तक नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको मैं अगर नंबर्स लिख लूं और फिर हम जब इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक हमारे पास शब्द आता था टैली बार। टैली बार से हम इन नंबर्स को, डाटा को यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे जैसे आएगा हम इसके आगे लिखते जाएंगे 2 1 7, जहां जहां आता जाएगा 8 7 6 1 7 9 10 5 2 7 8 7 6 1 7 9 10 और 5। ये जो है सारा का सारा हमारा टैली बार्स। यहां पर एक चीज ध्यान है, 7 में 4 4 के ग्रुप हम बनाते हैं, 5 में से काट देते हैं, तो अगर जो कटा हुआ है वो एक 5 का ग्रुप हो गया हमारा। तो जहां पर अब हम इसको जब लिखें तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी आएगी, इसको हम एफ बोलते हैं। ये है हमारा 1, ये 3, ये 0, ये 0, ये 2, ये 2, ये 6, ये 2, ये 2, ये 2। इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो किसकी है? इसकी। ठीक है, तो 7 हमारा जो है वो मोड हो गया। ठीक है, मोड का मैंने बताया था जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो कहलाता है जहां पर x मतलब डाटा और f फ्रीक्वेंसी, कौन सा x जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कर दें। अगर मैं डाटा सिर्फ इस तरह से रखूं तो ये हुआ रॉ डाटा, इसको हम बोलेंगे रॉ डाटा। अगर मैं x और f की फॉर्म में रखूं तो ये कहलाता है डिस्क्रीट डाटा।
फिर एक होता है कंटिन्यूअस डाटा। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे करूं कि 1 to 3 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 3 to 5 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 5 to 7 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 7 to 9 के बीच में कितने नंबर्स हैं और 9 to 11 के बीच में कितने नंबर्स हैं। यहां पर 1 to 3 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 3, तो 3 1 4 4, ठीक है। 3 to 5 के बीच में कितने नंबर्स हैं, यहां पर 5 जो है 3 to 5 में 5 इंक्लूडेड नहीं होता, ये जो है 5 यहां पर आएगा, तो 3 to 5 के बीच में यहां पर 0 नंबर्स है। 5 to 7 के बीच में 7 नहीं लेना हमने, 5 to 7 के बीच में 2 और 2 4 नंबर्स हैं, और 7 to 9 के बीच में ये 6 और 2 8 नंबर्स हैं, और 9 to 11 के बीच में हमारे पास 4 नंबर्स हैं। यहां पर भी टोटल अगर देखा जाए तो 1 और 3 4 2 6 2 8 6 14 2 16 2 18 2 20 आ गया। यहाँ पर 4 4 8 8 16 और 4 20, ये भी 20 आ गया। इसको भी हम, ये क्लास इंटरवल कहलाता है और ये एफ कहलाता है। इसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा, इसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा। ये मैंने सिखाया आपको कि किसी रॉ डाटा को डिस्क्रीट डाटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रॉ डाटा को हम ग्रुप्ड डाटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये जो है डाटा को, ये डाटा यहाँ पर कम डाटा है, ज़्यादा भी डाटा होगा तो आप टैली बार्स यूज़ करके पूरे के पूरे डाटा को डिस्क्रीट में और ग्रुप्ड डाटा में कन्वर्ट कर सकते हो। आज मैं आपको इतना ही रिवीजन करवाऊंगा। ये रिवीजन आपका जो है 10th क्लास का सारा रिवीजन हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे जो है इससे आगे पढ़ेंगे और मैं आपको इससे आगे की मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा, डिस्क्रीट सीरीज का और कंटिन्यूअस सीरीज का दोनों करवाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की तरफ मूव करूंगा। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले फिर मेरा आपसे वही निवेदन कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन भी दबाते जाएं। साथ साथ मेरा एक संदेश कि मेरे द्वारा आपको बताया गया है कि मैथ्स रटने की चीज़ नहीं है, मैथ्स समझने की चीज़ है। इसीलिए मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू ऑल।